डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद विनय 2.0 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम तिथि है वो निर्धारित कर दी गई है और यह एग्ज़ाम आपका 28 दिसंबर से प्रस्तावित है और 28 दिसंबर को पहला एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि ये नवंबर का अंतिम माह जो है ख़त्म हो चुका है और दिसंबर का फर्स्ट वीक चालू हो चुका है और आज है 3 तारीख। अब आपके पास जो है बहुत ही कम या कहें कि लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और हम लोग इस समय का यदि सदुपयोग कर लेते हैं तो शायद आज से लगभग 1 वर्ष बाद आप प्री और मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद एनटीपीसी में जॉब कर रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि बचे हुए समय का सदुपयोग करें और मेरे साथ मिलकर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षाओं की प्रिपरेशन करना अभी से शुरू कर दीजिए। वैसे तो आप लोग काफ़ी समय से अध्ययन कर ही रहे होंगे, लेकिन ये समय है क्विक रिवीजन का। तो आपका अपना मित्र या मान लीजिए फ्रेंड्स, जो भी माने आप, आपको आग्रह करता है और आपसे अनुरोध करता है कि आप लोगों के साथ मैं भी अपना प्रिपरेशन जारी रख सकूं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और मेरे इस चैनल स्टडी पॉइंट विद विनय 2.0 पर प्रतिदिन, आज से प्रतिदिन टेस्ट सीरीज जो है जारी की जाएगी और ये प्रैक्टिस के तौर पर रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो है सीरीज का जो सेक्शन फर्स्ट है हमारा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री का जो है पहला सेक्शन हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के हम कुछ क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौपानी मांडो। जी हाँ दोस्तों, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का जो प्रमाण है वो चौपानी मांडो से हमें प्राप्त हुआ है। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सबसे पहले नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, नवपाषाण काल में जो है सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ। जी हाँ, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। जी हाँ दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग होते थे वो मृतकों के शरीर को दफनाने का जो तरीका था वो उत्तर से दक्षिण, जी हाँ दोस्त, उत्तर से दक्षिण माने नॉर्थ से साउथ पोल के मध्य वो दफनाते थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कथन के रूप में ऐसी हो सकता है, देख लीजिए। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक माने कि जो साइंटिस्ट प्रतिक्रियाएं हुई थी, उस वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं इनमें से एक कथन सही है, उसे हमें बताना है। तो पहला यहाँ कथन दिया गया है, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न आकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वह आंसर है तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये सही आंसर है। अगला हमारा जो प्रश्न है, सॉरी, ये कथन के रूप में दिया गया है। तो इनमें जो सही है हमारा वो पहला, तीसरा और चौथा। बाकी जो मैंने अभी जो आंसर यहाँ बताया है
ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें शामिल है, क्योंकि उस समय प्रत्यारोपण हो पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती थी, इसीलिए वहाँ ये संभव नहीं हो पाया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ सही कथन बताना है, पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है। पूर्व पाषाण काल, क्या पूर्व पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल के तथ्य जो है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ये जो है एक सही तथ्य बताया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीन जो कलाकृतियां हैं इनका प्रमाण जो है वो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंध रखता है। प्राचीनतम कलाकृतियां, जैसा कि वो बता रहा है, बहुत एंशियंट जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पूर्व पाषाण काल से ये संबंध रखता है, लेकिन उच्च पूर्व पाषाण माने बहुत पुरानी बात की यहाँ चर्चा हो रही है। अगला जो प्रश्न है हमारा, सराय नाहर राय और मेहदहा संबंधित है किससे। गंगा घाटी के मध्य पाषाणिक संस्कृतियां हैं ये, क्या क्या, सराय नाहर राय और मेहदहा, ये दो क्षेत्र जो हैं वो गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति को। किसे, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति को जो है फलक संस्कृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सिहावल एक पुरास्थल है किस चीज़ का। जी हाँ, सिहावल जो है वो एक पुरास्थल है, ये है निम्न पूर्व पाषाणिक संस्कृति का। ध्यान रखना, निम्न पूर्व पाषाणिक संस्कृति का जो पुरास्थल है वो है सिहावल, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, राख का टीला निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंध रखता है। तो इसके जो उत्तर दिए गए हैं वो हैं संगनकल्लू, बुलिदाह, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी। तो यहाँ जो बात हो रही थी आपकी, कि प्रश्न आपका था राख के टीले की बात। जी हाँ, राख के टीले की बात कर रहा था। तो ये राख का टीला जो है नवपाषाण पाषाणिक कालीन स्थल जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, संगनकल्लू से, ठीक है जी। अगला जो हमारा प्रश्न होगा ये है, राख के टीले के किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, राख का जो टीला होता है ये आपकी दक्षिण भारत की जो है नवपाषाणिक संस्कृति से संबंध रखने वाला है। जी हाँ, राख के टीले की बात अगर हो रही तो ये संगनकल्लू, वैसे भी संगनकल्लू दक्षिण भारत का क्षेत्र है और यहाँ दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंध से रखता है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस रूप में की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है मृतकों को दफनाने के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो बृहद पाषाण स्मारक जो बनाए गए थे वो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में वर्गीकृत थे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंध रखती हैं। तो दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक समाधियां हैं ये आपके लोह काल से संबंध रखती हैं। किससे, लोह काल से। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंध रखती हैं। तो दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक समाधियां हैं ये आपकी लोह काल से संबंध रखती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था ये आपका कृषि था। क्या था, कृषि। कृषि जो है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग की अगर हम बात करें तो इसे हम ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज भी कह सकते हैं। तो किसे हम कहते हैं, चालकोलिथिक युग, कॉपर युग। अगला जो हमारा प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष पर विशेष ज्ञान होता है। कहना चाहता है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष के बारे में हमें विशेष जानकारी मिलती है। पहला इसका आंसर है संस्कृति के आधार आकार का, दूसरा इसका आंसर यहाँ दिया गया है संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, और तीसरा है संस्कृति के स्वरूप का, तथा चौथा इसमें दिया है संस्कृति के कालमापन का।
तो लांबिक रूप में यदि उत्खनन की जानकारी निकलती है तो उसमें काल के मापन की जानकारी हमें मिल जाती है, माने संस्कृति के काल मापन। अब उत्खनन तो पुरातात्विक चीज़ें हैं और इसमें आपको पुरानी चीज़ें ही मिलेंगी, तो उसके समय अवधि को बताया जाता है, वो कार्बन डेटिंग आपको मालूम है विधि होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लखुआ डियार पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां मिली हैं, वे किस काल की हैं? तो ये आपके पाषाण काल, वैदिक काल, कुषाण काल या चंदन काल। तो इसका जो सही अब जवाब है वो है पाषाण काल। जी हाँ सर। लघु ओडार सॉरी लघु लखु ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां जो हैं वो आपकी पाषाणिक संस्कृति के विषय में जानकारी देती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य होते थे उनका जो मुख्य धंधा था वो आपका शिकार खेलना। पूर्व पाषाण काल में व्यापारिक गतिविधियां तो इतनी थी नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाना, कृषि और पशुपालन इनका विकास नहीं हो पाया था, इस कारण वहाँ केवल शिकार करना इनका प्रमुख आधार था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति के विषय में जानकारी देता है। क्या है? गर्त निवास जो है निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति के विषय में जानकारी हमें देता है गर्त निवास। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे और इस बात का जो संकेत है वो खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। किस में मिलता है? कश्मीर घाटी में मिलता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे और इस बात का जो है संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से कहाँ मिलता था? केवल और केवल कश्मीर घाटी में मिलता था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है बुर्जहोम और गुफ कराल। ये दोनों जो है कश्मीर के क्षेत्र हैं, तो यहाँ बुर्जहोम और गुफ कराल में आपको गर्त निवासों के अवशेष देखने को मिलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए? तो मध्य प्रदेश में अगर आपको प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की बात की जाती है तो केवल और केवल आपका भीमबेटका चर्चित स्थल रहा है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो अगर हम बात करें भारत में शिलाश्रय के सबसे ज़्यादा चित्रों की बात अगर होती है तो भीमबेटका जो है सबसे ज़्यादा चित्रों के लिए जाना गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है कि जो खेती के प्रमाण मिलती हैं वो आपके मेहरगढ़ से मिलती हैं। जी हाँ, मेहरगढ़ से आपको सबसे पहले गेहूं और जौ की कृषि के प्रमाण मिलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, बुर्जहोम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो आप जानते हैं कि मनुष्य के साथ जो बुर्जहोम में दफनाया जाने वाला जो जानवर रहा है वो है आपका डॉग या कुत्ता। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के प्रमाण मिले हैं या समाधान मिले हैं? तो आपको अभी मैंने बताया है कि बुर्जहोम जो है वो मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के प्रमाण देता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? फिर रिपीट हुआ है, इसका आपको सही जवाब देना है और इसका सही जवाब है दोस्तों क्या है? बुर्जहोम। इसका सही जवाब है बुर्जहोम। जी हाँ। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए, इसका भी सही आंसर है बुर्जहोम। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आया है और ये कई बार रिपीट भी हुआ है, तो ये फिर आ सकता है, इसलिए आप इसको तो बिल्कुल रट ही लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ कृषि की शुरुआत हुई, क्योंकि कृषि की शुरुआत के साथ ही मनुष्य ने स्थायी निवास की पद्धति भी अपनाई थी, इसीलिए मेहरगढ़ इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, मेहरगढ़ इसका सही जवाब है। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण संस्कृति से लेकर अगर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेषों की बात की जाए तो ये मेहरगढ़ आपका सही जवाब है। कहाँ से लेके कहाँ तक? पाषाण संस्कृति से लेकर
हड़प्पा संस्कृति तक की बात यहाँ की जा रही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत में व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम प्रमाण आपको बताया, मेहरगढ़ इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो विंध्य का जो क्षेत्र है आपका, विंध्य क्षेत्र, यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो देखो फिर दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसको पैटर्न के माध्यम से थोड़ा परिवर्तित किया गया। जो विंध्य क्षेत्र है वो बेलन घाटी वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ जो चावल के उत्पादन के साक्ष्य की बात की जा रही है तो बेलन घाटी में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। गंगा घाटी में धान का खेत जो है निम्नलिखित में से प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलती हैं? गंगा घाटी की अगर बात कर रहा है तो ये गंगा घाटी में जो धान के क्षेत्र हैं वो लहुरादेव से मिलते हैं। दोस्तों लहुरादेव जो है वो गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण देने वाला स्थल माना गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण की अगर हम बात करें तो चौपानी मांडो इसका सही आंसर होना चाहिए। चौपानी मांडो नहीं, आदमगढ़। आदमगढ़ जो है पशुपालन के प्रमाण देता है। क्या देता है? पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण जो है आपको आदमगढ़ से मिलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न का है वो है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? दोस्तों जी हाँ, अभी तक आपने पालतू कुत्ते और पालतू जानवरों की बात की है, लेकिन पालतू स्पेशली भैंस की बात की गई है यहाँ। तो पालतू भैंस जो है वो मेहरगढ़ से मिली है, और भैंस को मेहरगढ़ में इसलिए पाला गया है क्योंकि वहाँ हम लोगों ने क्या किया था, प्राचीनतम गेहूं और ज्वार की खेती के प्रमाण, और जब गेहूं और ज्वार जो है जहाँ हमने किया है तो वहाँ उन्हें धान खाने को मिला, इसीलिए मेहरगढ़ पालतू भैंस के लिए है। और अगर हम प्रॉपरली बात करें कि पशुपालन के प्रमाण तो वो आदमगढ़ है। दोस्तों आगे देख लीजिए, हमारा जो प्रश्न है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ध्यान रखना इस प्रश्न के मुख्य टाइटल को, होमो इरेक्टस का एक कपाल है। कपाल माने आप लोग जानते होंगे सिर होता है कपाल, ठीक है। होमो इरेक्टस का जो एक कपाल है निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो होमो इरेक्टस का जो कपाल है वो आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको नर्मदा घाटी माने हथनोरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि विश्व में पृथ्वी पर कहीं भी जीवन के प्रमाण मिली थी तो वो आपको अफ्रीका में मिली थी, नील नदी के पास। और अगर हम भारत के क्षेत्र में बात करें कि भारत के क्षेत्र में कहाँ आपको सबसे पहले मनुष्य या मानव जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो आपको नर्मदा नदी घाटी याद आ जाती है, और नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा जो क्षेत्र है वो आपके इसी के प्रमाण देता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है निम्न में से किस स्थान से मिलता है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म है निम्न में से किस स्थल से मिलता है? मैंने अभी आपको बताया है कि नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा क्षेत्र में आपको मानव प्राचीनतम जीवाश्म मिलेंगे, भारतीय वाला क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है, मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, तो सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था? जौ का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले जौ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? इंपॉर्टेंट, उच्च पुरापाषाण काल माने बहुत समय, प्राचीन क्षेत्र, प्राचीन समय की बात कर रहा है। उस समय हड्डी की जो बनी मातृ देवी की प्रतिमा थी वो आपको कहाँ मिली थी? तो बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। याद रखना भाई साहब, यूपी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र, ये आपकी हड़प्पा संस्कृति और प्राचीनतम पाषाणिक संस्कृति के विषय में प्रमाण देता है। इसलिए हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा अगर कहीं मिली है वो बेलन नदी घाटी क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के अवशेष हमें एक साथ देखने को मिलती हैं? तो ये बेलन नदी घाटी में। देखो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि यहाँ प्राचीनतम पुरापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन तथा सिंधु घाटी कालीन अवशेष हमें बेलन घाटी में अगर कहीं मिलते हैं तो यूपी में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल की बात कर रहा है वो। एक ही कब्र में, तो मेहंदहा, ध्यान रखना मेहंदहा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल अगर दफनाए जाने का प्रमाण कहीं मिलता है तो वो मेहंदहा में मिलता है। कहाँ मिलता है? मेहंदहा। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? जी हाँ दोस्तों, गंगा के मैदान में, इंपॉर्टेंट, गंगा के मैदान में मानव बस्ती, ध्यान रखने की बात है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती देखने को मिलती है कालपी में, इंपॉर्टेंट।
आप लोग जानते हैं यूपी का एक चर्चित स्थल रहा है कालपी, और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र विशेष भी जुड़ा रहा है, ध्यान रखने की बात है। इसीलिए मैं आपको बता रहा है कि गंगा नदी घाटी क्षेत्र की अगर वो बात कर रहा है मानव जीवन की स्थायी प्रमाण, तो वो कालपी क्षेत्र में मिलती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण, इंपॉर्टेंट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में कहाँ से मिलती हैं? तो ये हमें मिलती है मेंदहा से। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब याद रखने की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंट ये होगा कि मेंदहा में दो प्रश्न बन गए। एक हमारा प्रश्न है कि 3 हड्डी कंकाल एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिलती है मेंदहा से, और दूसरा हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मिलती हैं मेंदहा से। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के जो उपकरण की बात कर रहा है वो वही मेंदहा से। मैंने अभी बताया था कि हड्डी के आभूषण और हड्डी के उपकरण मेंदहा से मिलती हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? फिर वो क्वेश्चन आ गया, मेंदहा इसका सही आंसर है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें आप लोग कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के विषय में जानकारी दें और उन्हें शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।